या तो आज के वोकैब से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक क्लास के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले वोकैब का पोर्शन करते हैं, राइट मैजिकल माइंड्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज के वोकैब में आपकी स्क्रीन पे दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स आपको दिख रहे हैं। एक आपको दिख रहा है डिक्रेपिट एंड वेनरेबल, राइट, टू टर्म्स हैं। तो हम सबसे पहले कनोटेशन की बात करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको हम बता दें, हर एक वर्ड के लिटरल मीनिंग के साथ साथ आपको ये जानना जरूरी होता है कि उस वर्ड के साथ क्या इमोशंस जुड़े हुए हैं। इमोशंस जो होते हैं उसको हम इंग्लिश में कनोटेशन बोलते हैं, राइट। हर एक वर्ड का पॉजिटिव एंड नेगेटिव कनोटेशन होता है। हर एक वर्ड का एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव कनोटेशन होता है, यानी कि उसको आप कहाँ यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल में ऑलरेडी बताया है कि अब आप किसी चीज़ को बोल रहे हैं चीप और आप उसी चीज़ को इनएक्सपेंसिव बोल रहे हैं, राइट। तो चीप और इनएक्सपेंसिव आपस में क्या है, सिनोनिम्स है। लेकिन आप चीप वर्ड कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे क्वालिटी भी घटिया है। चीज़ सस्ती है और क्वालिटी भी क्या है, घटिया है, यानी कि चीप वर्ड का कनोटेशन क्या हुआ, नेगेटिव। लेकिन अगर मैं इनएक्सपेंसिव वर्ड की बात करूं तो क्वालिटी अच्छी है लेकिन चीज़ सस्ती है, राइट, यानी पॉजिटिव कनोटेशन। तो हर एक वर्ड के साथ आपको ये देखना होगा न्यूट्रल सेंस में है, पॉजिटिव कनोटेशन है, नेगेटिव कनोटेशन है, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम दो टर्म देख रहे हैं। एक टर्म हम देख रहे हैं डिक्रेपिट एंड दूसरा देख रहे हैं वेनरेबल, राइट। डिक्रेपिट का मतलब क्या होता है, अगर डिक्रेपिट की हम बात करें तो ये एक नेगेटिव कनोटेशन है। नेगेटिव कनोटेशन, कोई भी चीज़ पुरानी होती है, आपने अक्सर ओल्ड टर्म यूज़ किया होगा नॉर्मली। अगर मैं बात करूँ ओल्ड, डिक्रेपिट, वेनरेबल, तीनों आपस में क्या है, सिनोनिम्स हो सकते हैं। तीनों ही मतलब कि तीनों का मतलब होता है पुराना, राइट। लेकिन डिक्रेपिट को हम नेगेटिव कनोटेशन में यूज़ करते हैं। नेगेटिव मीन्स कि कोई चीज़ बहुत पुरानी है और कह लीजिए उसकी वो एकदम टूटी फूटी सी है, जिसको हम हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं जर्जर, राइट, वर्ड यूज़ करते हैं जर्जर। तो उसको हम इंग्लिश में यहाँ क्या बोलते हैं, डिक्रेपिट। डिक्रेपिट का मतलब कोई चीज़ बहुत बैड कंडीशन में है, जिसकी सालों से देखभाल नहीं हुई है, जिसको या तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, एकदम वो अपने एंड सिचुएशन पे आ गई है, तो वहाँ पे हम ये टर्म जो है वो यूज़ करेंगे। सेंटेंस में आप इसका यूज़ क्या देख रहे हैं, सेंटेंस में आप इसका यूज़ देखिए, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स वर ओल्ड एंड डिक्रेपिट, राइट, यानी कि जो मैक्सिमम बिल्डिंग्स हैं, मोस्ट ऑफ बिल्डिंग्स हैं, वो पुरानी थी और जर्जर हालत में थी। जर्जर मतलब एकदम टूट फूट जाना, जिसकी आप कह लीजिए एक एसेट जिसकी लाइफ जो है एकदम ख़त्म हो चुकी है, बहुत पुरानी है, तो ये आपका नेगेटिव कनोटेशन में आता है, राइट। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका नेगेटिव कनोटेशन में आता है। क्लियर है? आई होप ये वर्ड आपको क्लियर होगा, राइट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वेनरेबल। वेनरेबल ये इसका मतलब भी होता है पुराना, राइट, जो कि जिसकी बहुत एज हो चुकी है, बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन आप कहिए उसकी इतिहास में, हिस्ट्री में अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, राइट। तो वहाँ पे हम टर्म क्या यूज़ करेंगे, वेनरेबल। वह इम्पॉर्टेंस के कारण उस चीज़ की आज की डेट में या तो पूजा की जाती है, या बहुत ज़्यादा पुरानी, आपने देखा होगा बहुत पुरानी पेंटिंग्स होती हैं, उसके इतिहास में बहुत ज़्यादा पुराने होने के कारण इम्पॉर्टेंस है, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं वेनरेबल, राइट। ये आपका पॉजिटिव कनोटेशन है, वेनरेबल आपका पॉजिटिव कनोटेशन है। सेंटेंस में यूज देखिए, शी हैज़ वर्कड एट सच वेनरेबल इंस्टीट्यूशंस एज बॉस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स, राइट। तो वो एक बहुत ही वेनरेबल मतलब बहुत ही ओल्ड एक इंस्टीट्यूशन में काम कर चुकी है, जिसका नाम बॉस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स है, राइट। तो ये दो टर्म्स आपके हुए। तो यहाँ पे अगर आप पुरानी चीज़ों को बताना चाह रहे हैं कि उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, तो पॉजिटिव कनोटेशन के तौर पे आप जो है वेनरेबल टर्म का यूज़ करेंगे। और अगर कोई चीज़ बहुत पुरानी है,
उसकी एज ख़त्म हो चुकी है, तो वहाँ पे आप जो है टर्म क्या यूज़ करेंगे, डिक्रेपिट टर्म का यूज़ करेंगे, राइट। खुशबू अभी क्लास के एंड में आप ले लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आप क्लास के एंड में ले लीजिएगा, राइट। क्लियर है, आई होप आपने कर लिए होंगे दोनों टर्म्स। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर मुझे सपोज किसी की बात सुनाई नहीं दी, किसी ने कुछ बोला और मुझे सुनाई नहीं दिया, और मैं कहना चाहती हूँ कि आज सामने वाला उस बात को दोबारा रिपीट करे, तो मैं क्या क्या बोल सकती हूँ। पहली चीज़ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक्सक्यूज मी, वन मोर टाइम प्लीज, आई एम सॉरी, could you please repeat that, sorry I didn't hear that, sorry I didn't catch that, right। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमें किसी की बात सुनाई नहीं दी है, सामने वाला कुछ कह रहा था, राइट, और हम चाहते हैं कि वो उस बात को दोबारा बोले, राइट, तो हम उसे किस तरीके से बोल सकते हैं। पार्डन भी बोल सकते हैं, तैशी बिल्कुल सही, पार्डन भी बोल सकते हैं, राइट। Excuse me, I am sorry, could you please repeat that, one more time please, sorry I didn't hear that, sorry I didn't catch that, right। तो यहाँ पे आपके सामने टर्म है आलिया भट्ट इज वेरी गुड लुकिंग। वेरी गुड लुकिंग को हम क्या बोल सकते हैं डियर, सजेशंस देंगे आप। वेरी गुड लुकिंग, आलिया भट्ट इज वेरी गुड लुकिंग, इसके लिए कोई सजेशंस। गॉर्जियस, गॉर्जियस अदिति हम लोग कर चुके हैं। वेरी क्यूट को एडोरेबल बोलते हैं, फैबुलस बोल सकते हैं, चार्मिंग, सार्थक, सार्थक ग्रेट यार, मेरा वर्ड तुम लिख रहे हो, राइट। आलिया भट्ट इज स्टनिंग, राइट, आलिया भट्ट इज स्टनिंग। वेरी गुड लुकिंग मीन्स आलिया भट्ट इज स्टनिंग, राइट। चलिए, तो आपको एक आइडिया लग गया, वो कैब में हमने देखा वेरी गुड लुकिंग को हम स्टनिंग भी जो है वो बोल सकते हैं, राइट। चलिए, इडियम ऑफ द डे। इडियम ऑफ द डे में हम यहाँ पे देख रहे हैं नेवर बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, राइट, यानी कि जिस पर्सन ने आपकी मदद की हो उस पर्सन को धोखा नहीं देना चाहिए। नेवर बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। सेंटेंस में यूज आप देखिए, माई इंस्टीट्यूशन डिसाइडेड टू ऑफर मी एन अवार्ड, सो आई शुडंट बाइट द हैंड दैट फीड्स मी एंड क्रिटिसाइज इट्स पॉलिसीज, राइट। मेरे इंस्टीट्यूशन ने मुझे अवार्ड ऑफर करने का डिसाइड किया था, मुझे उनको धोखा नहीं देना चाहिए और मुझे उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये आपका सेंटेंस में यूज़ है, नेवर बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, राइट। तो जिसने आपकी हेल्प की हो उसको धोखा नहीं देना चाहिए, इडियम ऑफ द डे, राइट। चलिए, आज का वोकैब का पोर्शन ईजी था, वोकैब का पोर्शन काफ़ी इजी था, हम आ रहे हैं ग्रामर वाले पोर्शन पे। तो अपनी कॉपीज ओपन कर लीजिएगा। आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स देखने जा रहे हैं, वन बाय वन हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स देखने जा रहे हैं। एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव आपने देखा होगा। अब आपके सब्जेक्ट्स में मीनू हम आगे आ चुके हैं, अब एक्टिव पैसिव की स्लाइड मैं खोल चुकी हूँ, ओपन कर चुकी हूँ। प्लीज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप ग्रुप में मांग लीजिएगा, राइट। इडियम ऑफ द डे जो है आप प्लीज़ ग्रुप में बाकी स्टूडेंट से मांग लीजिएगा, राइट। चलो, एक्टिव एंड पैसिव देखते हैं। एक्टिव एंड पैसिव डियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये कि जो अगर आपको एक्टिव एंड पैसिव के रूल्स समझ में आ जाता है तो आपको ये समझ में आ जाता है कि सेंटेंस मेकिंग किस किस तरीके से हो सकती है, राइट। क्योंकि जनरली आपने बचपन से एक्टिव वॉइस देखा होता है, लेकिन आज की डेट में आपके सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं लॉ भी है, और लॉ मैक्सिमम जो है आप लॉ में सेंटेंसेस देखेंगे तो वहाँ पैसिव वॉइस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, या आप ऑफिशियल लैंग्वेज देखेंगे वहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज़ होता है, या फ्यूचर में अब जैसा हम लोग को आए दिन कोई ना कोई पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है, कोई
कोई एग्रीमेंट प्रिपेयर करना होता है तो वहाँ पे हम पैसिव वॉइस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो राइटिंग के समय इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं सेंटेंस मेकिंग में कि आखिर ये पैसिव वॉइस है कि एक्टिव वॉइस है। उनको क्लैरिटी नहीं रहती है कि जो सेंटेंस लिखा गया है वो एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। तो इन रूल्स को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आज की डेट में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड के बारे में सोच रहे हो तो एक बात मैं आपको बता दूं, आए दिन आपका लॉ से रिलेटेड काम जो है वो आता रहेगा। आई एम कंपनी सेक्रेटरी, आए दिन हमारे पास एग्रीमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें होती है जो ड्राफ्ट करने के लिए आती रहती है, हमें पढ़ना रहता है, उसमें गलतियाँ बतानी रहती है, लैंग्वेज का क्या इंटरप्रिटेशन है ये बताना रहता है। तो अगर आपको एक्टिव पैसिव का ही सेंस नहीं है तो सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है ये चीज़ भी आपको समझ में नहीं आएगी, राइट। तो भले ही आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, आईसीएसई बोर्ड के हैं, किसी भी बोर्ड के हैं, आपको एक्टिव पैसिव की नॉलेज होनी चाहिए। क्या सेंटेंस में जो स्ट्रक्चरिंग होती है, किस तरीके से सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, राइट। तो आप कह सकते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। तो चलिए एक्टिव पैसिव हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला रूल है आपकी स्क्रीन पे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना, एक्टिव और पैसिव। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्टिव और पैसिव क्या होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है, मैं फुल स्क्रीन कर दे रही हूँ ताकि आपको इजीली दिखे। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ऋषभ लव्स शीनू, ऋषभ लव्स शीनू, लगता है ऋषभ सर को उनके गर्लफ्रेंड मिल गई है, राइट। तो ऋषभ लव्स शीनू ये आपका एक्टिव फॉर्म में है, लेकिन इसी को अगर हम पैसिव में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, शीनू इज लव्ड बाय ऋषभ, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखिए पैसिव फॉर्म में आप कन्वर्जन देखिए कैसे कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, गौर करिए, इज के साथ लव्ड यूज हो रहा है, राइट। लेकिन आपने एक्टिव वॉइस में क्या पढ़ा था, कंटिन्यूअस में इंग फॉर्म लगता है, कंटिन्यूअस में इंग फॉर्म लगता है। तो आपको पैसिव में एक अंडरस्टैंडिंग आई कि इज वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज हो सकता है, राइट डियर। हाँ डियर, रूल्स जो है वो नोट करने हैं, पहले मैं समझा लूँ फिर उसके बाद मैं नोटिंग का आपको टाइम दे दूंगी। तो सबसे पहला रूल क्या है, चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, बाकी स्टूडेंट जिन्होंने टाइप्स ऑफ सेंटेंस किया है उनको बहुत अच्छे से सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की समझ आ गई है, लेकिन जो आज न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता रही हूँ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहले समझ लो फिर लिख लेना, मैं टाइम दूंगी लिखने के लिए, इतना बड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके समझने के लिए, आप बस हेडिंग और एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेना। सबसे पहला रूल नंबर 1, आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना पड़ेगा। आपके एग्जाम में 2 टाइप से क्वेश्चन आएगा, या तो आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आएगा या पैसिव को आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना होगा। 2 टाइप से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। या तो एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है या पैसिव को किस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव में कन्वर्ट करना है, दोनों आ सकता है आपको। तो सबसे पहला रूल ये होता है एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है या पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना है। सबसे पहली बात, हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना पड़ता है। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखूँ, कलर मैं चेंज कर ले रही हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लिखूँ राम प्लेस फुटबॉल, बहुत इजी सा सेंटेंस मैंने यहाँ पे बनाया, राम प्लेस फुटबॉल। तो आपको इंग्लिश में याद है, इंग्लिश में आपको याद होना चाहिए जिस भी सेंटेंस में जिस भी पर्सन जिस भी चीज़ के बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे राम के बारे में बात की जा रही है तो राम यहाँ पे क्या है, राम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, राइट। राम क्या कर रहा है, राम सब्जेक्ट जो एक्शन करता है उसको हम क्या बोलते हैं डियर, वर्ब बोलते हैं।
और वो एक्शन जिस चीज पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं राम प्लेज फुटबॉल, इट मीन्स राम जो है वो फुटबॉल खेलता है, राइट। तो यहाँ पर हाँ जी बिल्कुल अनन्या, आपने पैसिव वॉइसेस का बिल्कुल सही किया है। फुटबॉल इज प्लेड बाय राम, आपको आता है, लेकिन बाकियों के लिए अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। जिस सेंटेंस में जिस चीज के बारे में बात की जाती है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो सब्जेक्ट का एक्शन है, एक्शन यानी कि वर्ब जिस चीज के ऊपर होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहला रूल ये होता है कि कभी भी हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं या पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए ऋषभ लव्स शीनू, तो ऋषभ क्या हुआ, ऋषभ आपका सब्जेक्ट हुआ, राइट। लव्स आपका क्या हुआ, वर्ब हुआ। शीनू आपका क्या हुआ, किसको ऋषभ प्यार करता है, शीनू को प्यार करता है, राइट। आप यहाँ पे देख रहे हैं ऋषभ लव्स शीनू, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हुआ, ऋषभ हुआ, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, शीनू हुई। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो शीनू जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगी और ऋषभ जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देख रहे हैं शीनू यहाँ पे क्या बन गई, सब्जेक्ट बन गई, और ऋषभ यहाँ पे क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, या सपोज शीनू इज लव्ड बाय ऋषभ को हमें एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो आप देख रहे हैं शीनू इज लव्ड बाय ऋषभ में शीनू सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ऋषभ है, राइट। तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, और सब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। तो सबसे पहला रूल ये है, आपको इतना सब नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जो बीच में पैराग्राफ में लिखा है ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। आप केवल हेडिंग नोट डाउन करिए और एग्जाम्पल नोट डाउन करिए, राइट। तो सबसे पहला रूल, आपने अभी वर्ब के रिगार्डिंग हमने बात नहीं की है, मैंने अभी आपको ये नहीं बताया है कि लव्स को यहाँ पे इज लव्ड क्यों लिखा गया, ये नहीं बताया है, राइट। मैंने आपको अभी केवल एक चीज सिखाई है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में हम इंटरचेंज कर देते हैं। पहला रूल, कोई भी सेंटेंस आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आएगा, आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, आपस में बदल देंगे, राइट। तो आप केवल हेडिंग नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, राइट। नोट्स बनाते चल रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स जितने भी हैं, मैं आपको बता दूं ग्रामर के सारे प्रॉपर नोट्स जो है मैंने बनवाए हैं, तो आपको सारे नोट्स जो है क्लास के साथ ही साथ बनाते हुए चलने हैं। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। अभी वर्ब की हमने बात नहीं की है। पैसिव में जनरली जब भी हम सब्जेक्ट के बारे में, जिस सब्जेक्ट जो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट है, जब उसको हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम उसके आगे एक टर्म, एक वर्ड यूज करते हैं बाय, राइट। तो एक वर्ड यूज करते हैं बाय, जैसे कि यहाँ पर है शीनू इज लव्ड बाय ऋषभ। वर्ब में कैसे चेंज होगा अभी हम इस पर आ रहे हैं, अभी मैंने इस पर डिस्कशन नहीं किया है। तो जैसे अब आपको यहाँ पे दिख रहा है राम प्लेज फुटबॉल, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है। अगर हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव में हम इसको क्या लिखते हैं, फुटबॉल। अनन्या ने आंसर दिया है यहाँ पे, फुटबॉल इज प्लेड बाय राम, राइट। तो अगर हम इसको राम प्लेज फुटबॉल, अगर हम इसको पैसिव में चेंज करते, फुटबॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है, तो फुटबॉल को सब्जेक्ट बना देते, फुटबॉल इज प्लेड बाय राम। पैसिव में जब भी आपका एक्टिव का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा उसके पहले हम बाय लगा देते हैं, राइट। क्लियर है। कभी कभी आप बुक्स में एक और चीज देखेंगे, कभी कभी आप एक्टिव पैसिव का सॉल्यूशन देखेंगे तो एक और चीज देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर एक्टिव है ऋषभ लव्स शीनू, राइट। आपको पैसिव में केवल लिखा होगा शीनू इज लव्ड, या जैसे यहाँ पे मैंने बोला राम प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड,
राइट तो एक्चुअल में एक्टिव को पैसिव में क्यों कन्वर्ट किया गया? पैसिव में आप फुटबॉल पे ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, राइट फुटबॉल पे ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, इसलिए वहां पे क्या है, फुटबॉल इज प्लेड, राइट फुटबॉल जो है वो राम द्वारा खेली जाती है, फुटबॉल जो है खेली जाती है। तो हमें फोकस किस पे करवाना है? पैसिव में जो बोलने वाला है फोकस करवाना चाहता है फुटबॉल खेली जाती है, राइट तो फुटबॉल इज प्लेड। तो कभी कभी आप देखोगे एक्टिव से जो पैसिव में कन्वर्ट होता है तो केवल और केवल लिखा रहता है फुटबॉल इज प्लेड, बाय राम नहीं लिखा रहेगा, राइट तो वो भी सही है, एग्जाम में आप बाय राम भी ऐड कर सकते हैं, राइट क्लियर है? तो पहला रूल सबका आई होप कि नोट डाउन हो गया होगा, राइट चलिए अभी भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक नई बात क्या आई, चीज़ वही है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम इंटरचेंज आपस में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नई बात क्या आई, यहाँ नई बात ये है कि देखिए यहाँ पे जैसा एक्टिव है तो एक्टिव में है ऑल द चिल्ड्रेन हर्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट ऑल द चिल्ड्रेन हर्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है वो एक वर्ड का नहीं है, वहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, एक वर्ड का नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आप किसको बोलोगे? केवल चिल्ड्रेन को बोलोगे कि ऑल द चिल्ड्रेन को एक साथ बोलोगे? तो आपका आंसर है ऑल द चिल्ड्रेन को हम एक साथ बोलेंगे, राइट तो ये पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अकेला एक वर्ड नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, राइट और ऑब्जेक्ट भी आप देख रहे हो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट तो इसको आप चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आपने हेडिंग डाली होगी, उसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल आप जो है नोट डाउन कर लीजिए कि कभी भी अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है तो पूरा वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो इंटरचेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे केवल स्टोरी नहीं आई, यहाँ पे पूरा का पूरा हमने ऑब्जेक्ट जो एक्टिव सेंटेंस में था एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये पूरा का पूरा पैसिव वॉइस में ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो था एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये पूरा का पूरा क्या बन गया है? सब्जेक्ट बन गया है। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वॉज हर्ड बाय ऑल द चिल्ड्रेन, तो आप देख रहे हैं चिल्ड्रेन के साथ पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स आया है, ऑल द चिल्ड्रेन। तो कभी भी अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक वर्ड के अलावा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है, एक शब्द नहीं होता है, शब्दों का समूह होता है, जैसे कि यहाँ ऑल द चिल्ड्रेन, राइट ऑल द चिल्ड्रेन 3 वर्ड्स है, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी 3 वर्ड्स है, तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव में जाएगा, पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में इंटरचेंज होगा, राइट तो ऑल द चिल्ड्रेन हर्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वॉज हर्ड बाय ऑल द चिल्ड्रेन, राइट नोट डाउन कर लीजिए एग्जाम्पल। हर्ष यहाँ पे केवल एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए, केवल ये हिस्सा नोट डाउन कर लीजिए, पहले ही रूल में आप इसको लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है, आपको पता होना चाहिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन subject and object, group of words in subject and object, alright I hope अश्विनी आज की क्लास आपको समझ में आ रही होगी। न्यू स्टूडेंट्स, रीति आई थिंक आपकी आज फर्स्ट क्लास है, आपका नाम आज पहली बार डिस्प्ले हो रहा है। इंटरेक्शन करते रहो डियर, आपको मैं देख तो नहीं सकती हूँ, आपके नेम से ही मैं आपको रिकॉग्नाइज यहाँ पे कर पाऊंगी, आपके प्यारे प्यारे फेसेस में देख नहीं सकती। कोई दिक्कत नहीं है अश्विनी, अलग रूल लिख लीजिए, सेम रूल लिख लीजिए, सारे रूल बस नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके गुड अश्विनी। तिलक सेकंड पॉइंट में मैं ये बोल रही हूँ, तिलक को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तिलक सेकंड पॉइंट में मैं ये बोल रही हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आपने देखा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज करते हैं, जैसे कि लास्ट स्लाइड में देखा था, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे थे ऋषभ और शीनू, राइट ऋषभ और शीनू एक एक वर्ड थे, ऋषभ केवल एक नाम था, ऋषभ एक वर्ड था, शीनू एक वर्ड था, राइट तो वहां पे हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज किया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमने देखा ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहा है,
ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी ऑल द चिल्ड्रेन। तो अब बच्चों में कंफ्यूजन आता है कि हम ऑल द चिल्ड्रेन को पूरा पूरा ऑब्जेक्ट बना दें कि केवल चिल्ड्रेन लें ऑब्जेक्ट के लिए। नहीं, जो पूरा सब्जेक्ट है एक्टिव में, ऑल द चिल्ड्रेन, जो आपका एक पूरा ग्रुप है सब्जेक्ट के तौर पे, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसको पूरा का पूरा उठा के आप ऑब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एडजेक्टिव लगा है स्टोरी के पहले, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो पूरे का पूरा जो ऑब्जेक्ट था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, उसे उठाकर पैसिव में डाल दिया है। राइट, ये चीज। राइट, ऑल द चिल्ड्रेन को पूरा एक साथ ले जाएंगे और एन इंटरेस्टिंग स्टोरी को पूरा एक साथ उठाएंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ उठाएंगे। राइट, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं। खुशबू, आई थिंक आपको अब आवाज आ गई होगी, क्लास स्टॉप हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी का इशू हुआ था। राइट, आपको पता है जब भी होता है 1 मिनट लग जाता है बैकअप आने में। राइट, चलिए खुशबू आई होप अब आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में ही। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में नाउन ना होकर क्या होता है, प्रोनाउन होता है। राइट, अगर नाउन ना होकर क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कैसे यूज करेंगे। राइट, प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में कैसे यूज करेंगे, ये चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये आपको एक लिस्ट नोट डाउन कर लेनी है, एक लिस्ट नोट डाउन कर लेनी है। अब जैसे आई है, आई हमेशा सब्जेक्ट के तौर पे अगर आपको बोलना है मैं, सब्जेक्ट के तौर पे आपको बोलना है मैं, तो आप क्या लिखोगे, आई लिखोगे। लेकिन उसी आई को अगर ऑब्जेक्ट में लिखोगे तो बाय आई नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, बाय मी। राइट, तो ये पूरी एक लिस्ट है जो आपको नोट डाउन करनी है। पहले लिस्ट आप नोट डाउन कर लीजिए ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की। राइट, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है मोहन हेट्स देम, तो मोहन आपको पता है सब्जेक्ट है। अच्छा, एक लास्ट स्लाइड में क्वेश्चन पूछा था वॉज कैसे लगा, अभी वर्ब पे नहीं आए हैं। अश्विनी ने पूछा था शायद कि वॉज कैसे लगा। राइट, तो डियर अभी वर्ब पे नहीं आए हैं, वर्ब पे अभी आते हैं। अभी हम केवल ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। राइट, तो परेशान मत होना कि वर्ब में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, अभी नोट डाउन करो, अभी वर्ब में चेंजेस की भी बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मोहन हेट्स दैम, तो मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, हेट्स क्या है आपका वर्ब है, दैम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जब हम इस एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, जब हम इस एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे दैम आर हेटेड, नहीं लिखेंगे, दैम को क्या लिखेंगे, दे। तो दैम हमेशा ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है, और अगर दैम को हम सब्जेक्ट के तौर पे हमें लिखना है तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, दे। राइट, दे आर हेटेड बाय मोहन। तो ये पूरी एक लिस्ट आपको दी हुई है, यहाँ पे पूरी आपको लिस्ट एक दी हुई है जिसमें आप ये देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट के तौर पे, अब जैसे यू और यू में चेंज नहीं होता, यू को आप ऑब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो और सब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो। राइट, तो आप ये देखोगे कि यू एंड इट में कोई चेंजेस नहीं होता है, यू एंड इट में कोई चेंजेस नहीं होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दोनों क्या होता है, सेम होता है। राइट, लेकिन प्रोनाउन में अगर हम बाकी चीज़ों में हम बात करें तो मी हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होगा। राइट, मी हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है, और आई हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है। राइट, अच्छा यहाँ पे खुशी पूछ रही है रूल नंबर 2 क्या था। डियर, पहला रूल था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज करना, जिसमें हमने केवल 1 वर्ड के सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की बात की थी। ऋषभ लव्स शीनू। राइट, ऋषभ एक वर्ड का सब्जेक्ट था, शीनू एक वर्ड का ऑब्जेक्ट था। रूल नंबर 2 में खुशी हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात की है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जैसे वहां पे लिखा था ऑल द चिल्ड्रेन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक वर्ड ना होके ग्रुप ऑफ वर्ड्स था। अब हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में हमारा नाउन नहीं है, क्या है, प्रोनाउन है। राइट, प्लीज मैम अगेन एक्सप्लेन।
अच्छा तिलक, कौन सा रूल नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पे है डियर? यहाँ पे अभी हम वही बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज करना होता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन हो, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह क्या हो, प्रोनाउन हो, तो उनको हम कैसे इंटरचेंज करेंगे। अब आप खुद सोचिए, आपने इंग्लिश में कभी बाय आई सुना है? नहीं, बाय मी आपने सुना होगा, राइट। तो ऑब्जेक्ट के तौर पे जब भी मैं की बात आती है, मुझे की बात आती है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे मी वर्ड यूज होता है, राइट। आपने क्या कभी सेंटेंस की स्टार्टिंग मी से की है? अगर किसी ने की है तो गलत होता है, हमेशा आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग आई से होती है, राइट। तो आई सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है और मी ऑब्जेक्ट के तौर पे। अब देखिए यहीं पे आपको इंग्लिश की चीज़ें समझ में आएंगी, राइट। ये पूरी लिस्ट है, लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट में अगर मी है, उसको सब्जेक्ट बनाना है तो आप आई यूज़ करोगे। ऑब्जेक्ट में अगर हर है, उसको सब्जेक्ट बनाना है तो आप शी यूज़ करोगे। हिम है ऑब्जेक्ट में, तो आप उसको क्या लिखोगे? ही लिखोगे। हिम से सेंटेंस तो स्टार्ट होता नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको बताऊँ, क्लास में मैंने कुछ राइटिंग के लिए दिया हुआ था। तो सपोज एक सेंटेंस मैं आपसे पूछती हूँ, चलो एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं और मेरे फ्रेंड्स घूमने गए थे, क्या लिखोगे? सारे स्टूडेंट से मैं एक सेंटेंस ट्रांसलेट करने को कह रही हूँ। मैं और मेरे फ्रेंड्स घूमने गए थे या बाहर गए थे, इसका ट्रांसलेशन करो। मैं और मेरे फ्रेंड्स बाहर घूमने गए थे, इसका ट्रांसलेशन करो। या मैं और मेरे फ्रेंड्स ने कहीं विजिट किया था। सार्थक, me and my friends went for a vacation. Me and my friends went for a wandering. Ashwini, Rajat, me and my friends went for a holiday. Dushyant, I with my friends went out. Me and my friends went outside. I and my friends went out. Ashwini, me and my friends went for wandering. मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर गलत है। पूजा, me and my friends go for hangout. Me and my friends went visit. I with my friend went out of station. अब मैं आपको बोल रही हूँ, सोचिए, आप लोग CBSE बोर्ड के और आपने गलत लिखा है me and my friends। जितने मी एंड माई फ्रेंड्स वाले हैं सब गलत हैं, सब गलत हैं। अदिति राइट है। आई एंड माई फ्रेंड्स, आई एंड माई फ्रेंड्स। फाल्गुनी गलत, मी एंड माई फ्रेंड्स। अभी भी गलत आंसर आ रहे हैं। खुशबू, मी एंड माई फ्रेंड्स। उज्जवल राइट, आई अलोंग विद माई फ्रेंड्स, राइट। अब आपको समझ में आया? आप खुद सोचो, आप लोग CBSE बोर्ड के हो, आप सब मैक्सिमम लिख रहे हो मी एंड माई फ्रेंड्स। अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया कि मी ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, आप यहाँ पे मी को सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हो। तो जितने लोगों ने लिखा है ना मी एंड माई फ्रेंड्स, सब रॉन्ग हो। सेंटेंस मेकिंग में यही दिक्कत करते हो। ग्रामर के पेपर में ऐसे आप सेंटेंस बना के आओगे, एग्जामिनर अपना सर पकड़ लेगा, राइट। तो हमेशा आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर आई सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट के तौर पे कर रहे हो, इट मीन्स आई एंड माई फ्रेंड्स होगा। आई एंड माई फ्रेंड्स, आई एंड माई फ्रेंड्स वेंट फॉर विजिट, या आई एंड माई फ्रेंड्स विजिटेड अ प्लेस, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? आई एंड माई फ्रेंड्स। अब मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे गलती कर दी ना, यही चीज मैं आपको बता रही थी। चीजों को सीखो, सेंटेंस मेकिंग कैसे होती है आपको सीखनी पड़ेगी। आप ये मत समझ के बैठो आपको सब कुछ आता है। और एक चीज मैं आपको ये बता दूं, लॉ का पेपर जो भी आपका चेक करेगा उसका लैंग्वेज पे कमांड अच्छा होगा, राइट।
या तो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स के पास जाती है कॉपीज चेक होने के लिए, या लॉ की कॉपीज कंपनी सेक्रेटरी के पास आती है चेक होने के लिए। और जो भी लॉ की फील्ड का होता है उसकी लैंग्वेज नॉलेज बहुत अच्छी होती है, राइट क्योंकि लॉ पढ़ते टाइम आप हमें लैंग्वेज का राइट इंटरप्रिटेशन करना होता है, और इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि वो जो सेंटेंस है वो क्या कहना चाहता है, राइट। हाँ जी सार्थक, ये भी सही होगा। माई फ्रेंड्स एंड आई, ये भी सही है। आई एंड माई फ्रेंड्स, ये भी सही है, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे क्या यूज होगा, आई यूज होगा। अब मैं आपको एक और सेंटेंस देती हूँ। मैं कह रही हूँ मेरे पिताजी ने मुझे और मेरे फ्रेंड्स को चॉकलेट दी थी। ट्रांसलेट करो। मैं कह रही हूँ मेरे पिताजी ने मुझे और मेरे फ्रेंड्स को चॉकलेट दी थी। मेरे पिताजी ने मुझे और मेरे फ्रेंड्स को चॉकलेट दी थी। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, चॉकलेट भी ऑब्जेक्ट है। ट्रांसलेशन करके लिखो। माई फादर, अनन्या का आंसर, माई फादर गेव चॉकलेट्स टू मी एंड माई फ्रेंड्स। गुड अनन्या। श्रुति, माई फादर गेव मी, श्रुति माई फादर गेव मी एंड माई फ्रेंड्स। अरे बाप रे बाप, इतने सारे आंसर एक साथ। ओहो ओहो, सब स्क्रॉल होके ऊपर चला गया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। माई फादर गेव मी चॉकलेट्स टू मी एंड माई फ्रेंड्स, ये सही है। माई फादर गेव मी मैक्सिमम लोगों का सही है। अब आप देख रहे हो माई फादर गेव चॉकलेट्स टू मी एंड माई फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पे गेव होगा तिलक, दी थी। मैंने आपको पास्ट टेंस में बोला है तो गिव नहीं होगा तिलक, राइट। माई फादर गेव चॉकलेट टू मी एंड माई फ्रेंड्स। अब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे यूज। यहाँ पे आपका मी लगेगा, यहाँ पे आप टू आई थोड़ी यहाँ लिखोगे। माई फादर गेव चॉकलेट टू आई एंड माई फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, आई नहीं यूज करोगे, यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, मी यूज करोगे। तो सब्जेक्ट में अगर आता है तो आई आता है, और ऑब्जेक्ट में अगर आता है तो मी आता है। क्योंकि जो दूसरा सेंटेंस आपको मैंने ट्रांसलेशन के लिए दिया, यहाँ पर आपको मी यूज करना था ऑब्जेक्ट के तौर पे। आप हमेशा मी का यूज करते हो। आई होप आपको मेरी बात इतनी समझ में आ गई होगी, राइट। अदिति, मैंने कहा था चॉकलेट दी थी, इसलिए माई फादर गेव होगा। माई फादर गेव अ चॉकलेट टू मी एंड माई फ्रेंड्स। जो आपने लिखा है वो है चॉकलेट दे चुके हैं। आपको टेंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। अभी हम वर्ब पे नहीं आए हैं, टेंस जो है हम वर्ब के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। माई फादर गेव चॉकलेट्स टू मी एंड माई फ्रेंड्स, राइट। हाँ जी, तो अब आपको ये समझ में आया। आई होप आपको मी और आई के एग्जाम्पल से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। कभी भी अगर मैं आपको आर्टिकल राइटिंग लिखने को दूंगी, आगे अभी हम बहुत सारी रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, आर्टिकल राइटिंग करेंगे, ठीक है, मेल राइटिंग करेंगे, लेटर राइटिंग करेंगे, तो प्लीज़ मुझे ये गलतियाँ नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे ग्रामर में, राइट। तो चलिए, ग्रामर में भी और लॉ में भी दोनों ही पेपर आपका सब्जेक्टिव है, याद रखिएगा, राइट। और इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत आपको लॉ और इंग्लिश में करनी है, अदरवाइज ये पेपर आपको ले डूबता है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कैसे यूज़ करना है, ये वाली लिस्ट आपने नोट डाउन आई होप कर ली होगी, राइट। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम लिस्ट है, फिर से नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, सेम लिस्ट है, वही है। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता लग गया है, सेम लिस्ट है। यहाँ पे बस ऑब्जेक्ट के आगे इन्होंने बाय लगा दिया है, तो फिर से नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे बस हम अब देखेंगे, आप केवल और केवल ये एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर लो। जहाँ मैंने टिक लगाया है लास्ट लिखने के बाद एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर लो। टेबल आप ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हो, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन के तौर पे वी। तिलक, पहले करंट स्लाइड देखो, राइट। यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे एग्जाम्पल क्या है, वी लव द चाइल्ड, वी लव द चाइल्ड।
तो यहाँ पे तो खैर आपका नाउन आ गया, राइट, लेकिन यहाँ पे वी क्या है, प्रोनाउन है। अब वी यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, लेकिन जब आप उसको ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वहाँ बाय वी नहीं लिखोगे, आप वहाँ पे क्या लिखोगे, आप ऑब्जेक्ट के तौर पे उसको लिखोगे बाय अस, राइट। द चाइल्ड इज लव्ड बाय अस। अभी हमने ये बात नहीं की है कि लव इज लव्ड कैसे हुआ, अभी हमने वर्ब की बात नहीं की है। वर्ब कैसे चेंज होता है अभी हम आगे देखेंगे, वर्ब के बारे में मत पूछना, अभी हम केवल सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में फोकस कर रहे हैं, राइट। तो वी को जब हम ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखेंगे तो हम बाय वी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय अस। हम बाय वी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बाय अस, राइट। तो वी को कभी भी हम जब ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं तो क्या लिखते हैं, बाय अस। ऐसे ही यहाँ पे देखो यू, अब यू तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में सेम रहता है, यू और इट। यू रोट अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर यहाँ आ गया, इज अ लेटर वॉज रिटन बाय यू, अ लेटर वॉज रिटन बाय यू, राइट। तो ये बस एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए आप। हाँ जी, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब हमारे चेंज इन वर्ब्स, वर्ब में कैसे चेंज करते हैं, वर्ब में कैसे चेंज करता है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा चेंज इन वर्ब्स। तिलक रूल नंबर 3। डियर ये वाला एग्जाम्पल तो हो गया था, देखिए मोहन हेट्स देम, मोहन हेट्स देम। आप देख रहे थे देम यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, अब जब देम को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, राइट। नहीं जी अश्विनी, टेबल यही एक नोट कर लीजिए, सफिशिएंट है। रूल नंबर 3 में जो टेबल है वही नोट कर लीजिए, वही टेबल वहाँ पे थी, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देम को जब हम बना रहे हैं, अब आप यहाँ पे देखिए देम के आगे क्या है, देम के आगे क्या है, दे, राइट। देम के आगे क्या है, दे। तो यहाँ देम की जगह क्या आ गया, दे आर हेटेड बाय मोहन। आई होप तिलक समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट को जब हमने सब्जेक्ट बनाया, आप टेबल देख लो, राइट। और अगर ये देम है, सपोज दे सब्जेक्ट के तौर पे होता एक्टिव सेंटेंस में, उसको पैसिव में बना रहे होते तो हम क्या कर देते, बाय देम, उसको हम क्या कर देते, बाय देम। तिलक समझ में आ गया, राइट। किसी और को कोई डाउट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज होता है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लिख के पूछ लो, क्योंकि अब हम चेंज ऑफ वर्ब में आ रहे हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं चेंज इन वर्ब्स, राइट। इसको देखो, चेंज इन वर्ब्स। चेंज इन वर्ब्स। अब एक चीज यहाँ पे देखना, कभी भी पैसिव वॉइस में आपका वर्ब आएगा, आप हमेशा देखना पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। सबको याद होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, सबको ये तो याद है ना कि वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होता है। जैसे कि गिव की हम बात करें तो आपको पता है गिव, गेव, गिवन, और कंटिन्यूअस में आपका यूज होता है गिविंग, राइट। तो इसको फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं गिव, प्रेजेंट टेंस में जो होता है फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, पास्ट टेंस में जो यूज होता है उसको सेकंड फॉर्म बोलते हैं, थर्ड फॉर्म एन वाला जो है उसको थर्ड फॉर्म बोलते हैं, राइट। तो आपको पता है कि हर एक वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होता है, राइट। ये चीज़ सबको पता है, मैं मान के चल रही हूँ, राइट। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि पैसिव वॉइस में हमेशा आप देखोगे, सब जगह आप देखोगे, इसको नोट डाउन मत करो, बस समझ लो, पैसिव वॉइस में सब जगह आप देखोगे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, राइट। अब देखते हैं, सबसे पहले अब हम आ रहे हैं, अब यहाँ से हेडिंग डालना शुरू करना, चेंज इन वर्ब्स। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। हम साथ ही साथ अपने टेंस की नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, राइट। हम साथ ही साथ जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो प्लीज़ क्लैरिटी के लिए टेंस की नॉलेज को भी यहाँ पर फोकस करना, हम इसको भी साथ में करते हुए चल रहे हैं, राइट।
तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में है इनडेफिनेट टेंस, इनडेफिनेट या जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। सार्थक लास्ट स्लाइड में कुछ भी नोट नहीं करना है, बस आपको चेंज इन वर्ब्स हेडिंग डालनी है, चेंज इन वर्ब्स हेडिंग डालनी है, राइट, इसमें कुछ भी नोट नहीं करना है, चेंज इन वर्ब्स हेडिंग डालनी है बस, राइट। चेंज इन वर्ब्स के बाद आप हेडिंग डालो प्रेजेंट टेंस, जहां टिक किया है मैंने, प्रेजेंट टेंस, इनडेफिनेट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। डियर, सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा, आगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेना हेडिंग के बाद, क्योंकि हम टेंस की बात भी यहीं पे करते जा रहे हैं, राइट, टेंस की बात भी यहीं पे करते जा रहे हैं। किसी भी हिंदी सेंटेंस में अगर ता, ती, ते आता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे कि वह खेलता है, वह खेलता है, राइट, तो ही प्लेज, ही प्लेज, वह खेलती है, शी प्लेज, वह खेलते हैं, दे प्ले, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कहीं पे भी अगर ता, ती, ते आता है तो वहाँ पे क्या यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट का आपको स्ट्रक्चर पता होगा, आपको पता होगा स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, अगर सिंपल प्रेजेंट का हम नॉर्मल एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर देखें तो एक्टिव वॉइस में हमारा स्ट्रक्चर होता है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। अब सब्जेक्ट में आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया, राम क्या है, राम आपका सब्जेक्ट है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्ले, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, राम प्लेस। आपको पता है जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस मेकिंग करते हैं तो वहाँ पर एस या ई एस लग जाता है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं राम गो, राम गो नहीं होता, राम गोज होता, राइट, राम गोज होता, यानी कि ई एस लग गया। ये चीज़ आपको याद होगी। तो एक्टिव सेंटेंसेस अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बनाते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, राइट, ही, शी, नाउन के साथ वर्ब में एस या ई एस लग जाता है। ये चीज़ आपको याद होगी, जैसे कि राम प्लेस या शी गोज, राइट। लेकिन अगर सब्जेक्ट में प्लूरल होता है, जैसे कि मैंने बोला दे प्ले, तो आपने देखा प्ले के साथ एस नहीं लगेगा। अगर सब्जेक्ट में, अब ये आपको ट्रांसलेशन के रूल्स में रिवाइज करवा रही हूँ, अगर सब्जेक्ट में प्लूरल होता है, जैसे कि दे, दे आपको पता है कई सारे लोग होंगे उनको दे बोला जा रहा है, तो दे के साथ हम प्लेज नहीं लगाएंगे, हम क्या लिखेंगे, प्ले। दे के साथ हम गोज नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, दे गो, राइट, वह जाते हैं, राइट। तो अगर प्लूरल हो जाता है तो उसके साथ एस और ई एस नहीं लगता है। इतनी चीज़ें याद आई। एक्टिव सेंटेंस में कैसे हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं आपको याद आ गया होगा। हिंदी में अगर कहीं पे भी ता, ती, ते, खेलता है, खेलता में ता आया, राइट, वह खेलता है, तो ये चीज़ होती है। डियर सार्थक, अभी ये जो ऊपर मैं येलो कलर से लिख रही हूँ ये मैं एक्टिव में लिख रही हूँ, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये पैसिव के लिए लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो। स्लाइड में जो रूल लिखे हैं वो पैसिव के लिखे हैं। अभी मैं आपको जो ऊपर मैंने आपको लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये मैंने एक्टिव के लिए लिखा है, राइट। अब देखिए, अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव सेंटेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करोगे, जैसे कि यहाँ पे देखो एक्टिव में क्या है, राम फॉलोज मी। आप देख रहे हो यहाँ एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आप देख रहे हो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है,
और फिर ऑब्जेक्ट है आपका क्या, मी, राइट। तो आप देख रहे हो, आपको सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आया, राम मुझे फॉलो करता है, राम मुझे फॉलो करता है। हाँ जी अश्विनी, अब की बार पूरी स्लाइड आपको नोट डाउन करनी है, राम मुझे फॉलो करता है। तो आपको ये पता है, कभी भी आपको क्वेश्चन में एक्टिव सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस गिवन है तो सबसे पहले आपको रूल समझ में आया कि हमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज कर देना है। दूसरा रूल हमें समझ में आया कि गिवन सेंटेंस में हमें ये पहचानना होगा कि वर्ब क्या है। गिवन सेंटेंस में हमें ये देखना होगा कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, और प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर का भी कौन सा टाइप है। तो यहाँ हम देखते हैं राम फॉलोज मी, राम मुझे फॉलो करता है, राइट। तो ता आ रहा है इट, और यहाँ पे फॉलोज देख रहे हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब भी हम पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले आप पैसिव में क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, राइट। सब्जेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग इज, एम या आर यूज करोगे, सब्जेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग, राइट। अगर ही है तो इज यूज करोगे। सब्जेक्ट में आई आए, अब जैसे यहाँ पर मी है, यहाँ पे मी है, अब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या आएगा, आप देख रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या आएगा, आई आएगा। तो अब आई के साथ क्या यूज होगा, एम यूज होगा, राइट। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करोगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करोगे, प्लस बाय लगाओगे, प्लस बाय लगाने के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो लिखोगे। तो पैसिव में आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एक्टिव में स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, राइट। आप ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम और आर का यूज करो, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करो, फिर बाय लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखो। अगर यहाँ पे होता राम फॉलोज देम, यहाँ पे अगर होता सपोज सेंटेंस होता राम फॉलोज देम, राम उनको फॉलो करता है, तो हम उसको कर देते दे आर फॉलोड बाय राम। समझ में आई खुशी बात। अगर यहाँ पे मी एक पर्सन है, अगर यहाँ होता बहुत सारे पर्सन होते तो हमारा एक्टिव में सेंटेंस गिवन होता राम फॉलोज देम, राम उनको फॉलो करता है, उसको हम पैसिव में करते हैं। अब देम को आपको पता है, देम को आप सब्जेक्ट के तौर पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, दे के साथ क्या लगेगा, दे के साथ इज एम और आर में क्या लगेगा, आर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। फॉलोड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, फॉलोड, राइट, बाय राम, ये हो जाता चेंज। डियर यहाँ पे लिखा है इन दिस टेंस is m or r is used before the third form of the main verb according to the number and persons of the object। यहाँ पे ये बात ये कह रहे हैं कि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और इज एम और आर हम कैसे यूज करेंगे, अगर सिंगल पर्सन है तो इज यूज करेंगे, अगर आई है तो एम यूज करेंगे, अगर कई सारे लोग हैं तो हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। इसलिए लिखा है नंबर एंड पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोनिका, हम लोग अपने रोजमर्रा की लैंग्वेज में मैक्सिमम एक्टिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, मेल्स होते हैं, लॉ की लैंग्वेज होती है, वहाँ पे क्लैरिटी के लिए पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज में हम एक्टिव यूज़ करते हैं, लेकिन जो लॉ की लैंग्वेज होती है वहाँ पर हम जो है पैसिव यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, राम फॉलोज मी, राम मुझे फॉलो करता है, राम के द्वारा मुझे फॉलो किया जाता है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इस फॉलोड का मतलब ये नहीं है कि आप इसको किया करता था। अब देखो यहीं पे तुम्हें सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, आई एम फॉलोड, एम देख के तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए ये क्या है, प्रेजेंट है, भले ही वर्ब का थर्ड
फॉर्म यूज हो रहा है, एम के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। इट मीन्स आई एम फॉलोड। अब देखो यहाँ पे ट्रांसलेशन क्या निकलेगा, ध्यान से सुनना सब। आई एम फॉलोड, आई एम फॉलोड का मतलब मुझे फॉलो किया जाता है। अब कई लोग आई एम फॉलोड लिख दो, मैं फॉलो करता हूँ, मैं फॉलो हूँ। कई यहाँ पे जिनको एक्टिव पैसिव की नॉलेज नहीं है, सपोज कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका हर एक, आप कहीं पे भी देखो और सबके आगे क्या है, बाय राम लिखा हो, ये नहीं है। मैं कह रही हूँ केवल मैंने तुम्हारे सामने बोला, सोचो सब लोग सुनना मेरा सेंटेंस ध्यान से। मैंने तुम्हारे सामने बोला आई एम फॉलोड, ठीक है। अब जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या जिनको एक्टिव पैसिव का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो कहेंगे मैं फॉलोड हूँ। सही नहीं लग रहा है सुनने में। मैं फॉलो करता हूँ, ये भी सही नहीं है। आई एम फॉलोड का मतलब मुझे फॉलो किया जाता है। आई एम फॉलोड का मतलब मुझे फॉलो किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए एक्टिव और पैसिव में, राइट। तो आई एम फॉलोड, एम के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म देख रहे हो, तो इट मीन्स यहाँ पे हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म देख रहे हो, मुझे फॉलो किया जाता है, मुझे फॉलो किया जाता है। तो ये आपको एक्टिव पैसिव में नॉलेज मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन है आई एम फॉलोड बाय राम, मुझे राम के द्वारा फॉलो किया जाता है, राइट। क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस सबको याद आ गया होगा, आई होप सिंपल प्रेजेंट टेंस सबको याद आ गया होगा, नोटिंग हो गई। आगे एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट में क्या क्या दिया। सिंपल प्रेजेंट को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, राइट। ही लाइट्स द कैंडल। तिलक, राम फॉलोज देम, एग्जाम्पल एक्सप्लेन अगेन मैम। राम फॉलोज मी, आप देख रहे हो राम सब्जेक्ट है, वर्ब है फॉलोज। फॉलोज देख के आपको समझ में आया सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑब्जेक्ट है मी, राइट। सबसे पहला रूल, हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज किया, राइट। इंटरचेंज किया यानी कि मी को हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, आई बनाया, राइट। उसके बाद राम को हमने बाय राम कर दिया। वर्ब में कैसे चेंज होगा, वर्ब में आपका यहाँ पे चेंज लिखा है कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर यूज करेंगे। तो यहाँ देखा हमने सब्जेक्ट में आई है, आई के साथ क्या यूज होता है, एम यूज होता है। तिलक, आपके लिए बता रही हूँ, एम यूज किया, राइट। इसके बाद हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉलोड, हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉलोड यूज किया। हाँ जी, सारे रूल्स आपको एक अपने नोटबुक में नोट करते जाने, इसमें पूछने की बात क्या होती है। बेटर है आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे, प्रॉपर नोट्स बने होंगे, बना लीजिए, एग्जाम में पढ़ने में इजी रहेगा। आई एम फॉलोड बाय राम, राइट। अब ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस में सेम आपके सिंपल प्रेजेंट के एग्जाम्पल्स यहाँ पे चल रहे हैं। स्ट्रक्चर आपको मालूम है, पैसिव में आपको इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, स्ट्रक्चर आपको मालूम है, राइट। ही लाइट्स द कैंडल, वह कैंडल जलाता है, राइट, वह कैंडल जलाता है। अब आपको पता है यहाँ पे आप देख रहे हो ही लाइट्स द कैंडल, वह कैंडल जलाता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट क्या है, कैंडल है। कैंडल को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, द कैंडल। द कैंडल एक ही कैंडल है, कैंडल्स होता तो आल लगाते, कैंडल है तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट बनाया कैंडल को, इसके बाद कैंडल के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया, इज लगाया। वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है। लाइट का क्या हो गया, लाइटेड, राइट। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया लाइटेड। बाय लगाया, अब बाय ही तो लिखेंगे नहीं, प्रोनाउन की अभी टेबल बनवाई थी, तो वहाँ देखिए ही के साथ ऑब्जेक्ट में क्या लिखा होगा, ऑब्जेक्ट में हिम लिखा होगा, तो हमने यहाँ बाय लगा के क्या लिख दिया, बाय हिम, राइट। पहला वाला समझ में आ गया। अब यहाँ जो पॉजिटिव सेंटेंस था, ही लाइट्स द कैंडल, उसी को अगर आपके नेगेटिव में लिखा जाता है, ही डज नॉट लाइट द कैंडल, ही डज नॉट लाइट द कैंडल, तो अब हमारा क्या आया,
यहाँ पे देखिए अब हमारा क्या आया, अब हमारा आया द कैंडल इज नॉट लाइटेड बाय हिम, द कैंडल इज नॉट लाइटेड बाय हिम। यहाँ पे भी नॉट लग गया, इसके बाद क्या लग गया, नॉट लग गया। तो आगे आपको कंफ्यूजन ना हो कि नॉट कहाँ लगेगा पैसिव वॉइस में। अब यही जो है आपका सिंपल प्रेजेंट में ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। डू यू ईट मीट, देखो कई लोगों को ना जब एग्जाम में एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दिए होते हैं यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अगर मैं क्लासिफाई करूँ दो तरीके के हो सकते हैं। एक ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनके स्टार्टिंग में वेयर, वाई, व्हेन ये सब लगता है, वेयर, वाई, व्हेन, हु, हाउ ये सब लगता है। और एक ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वही आगे आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखो डू यू ईट मीट, राइट, या यहाँ पे डज होता, या यहाँ पे एम होता, या यहाँ पे वॉज होता, राइट। तो पहले यहाँ पे देखो इसका एक तरीका क्या है, देखो जो मैं बचपन में करती थी, पहले मैं आपको बता दूं मैं बचपन में क्या करती थी। कोई भी ऐसा अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, डू यू ईट मीट, क्या तुम मीट खाते हो, आपको पता है जहाँ पे वाई, हाउ, वेयर, वॉट ये सबसे नहीं शुरुआत होती है, नॉर्मल जो वर्ब है बीच का जो वर्ब है वो आगे आ जाता है, तो वहाँ पे क्या से शुरुआत होती है, क्वेश्चन की शुरुआत किससे होती है, क्या से होती है, राइट। तो डू यू ईट मीट, क्या तुम मीट खाते हो, क्या तुम मीट खाते हो। तो अगर इंट्रोगेटिव है इसको आप नॉर्मल कैसे बोल सकते हो, सिंपल सेंटेंस में कैसे बोल सकते हो, यू ईट मीट। अब यू ईट मीट को अगर मैं पैसिव में कन्वर्ट करती तो क्या होता, मीट इज ईटन बाय यू, मीट इज ईटन बाय यू। अब इस सिंपल मीट इज ईटन बाय यू को यहां मैं लिख दे रही हूं, मैं इसको सिंपल अगर कर रही हूं तो यू ईट मीट, राइट। अब यहां पे आप लिखो मीट इज, ईट का थर्ड फॉर्म आपको पता है ईटन होता है, राइट, बाय यू, राइट, ये सिंपल हो गया। अब आपको इसको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप क्या करो, इज निकाल कर आगे लगा दो, इज मीट ईटन बाय यू, हो गया इंट्रोगेटिव। क्या तुम्हारे द्वारा मीट खाया जाता है, क्या तुम्हारे द्वारा मीट खाया जाता है, राइट। तो ये क्या हो गया, पैसिव हो गया। तो आप पहले सिंपल सेंटेंस को आप उसमें कन्वर्ट कर लो पैसिव में, और पैसिव का इज, आर, एम जो भी आ रहा है उसे उठाकर आगे ले आओगे, आपको पता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को आप इस तरीके से कर सकते हो। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। न्यू स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई डाउट, न्यू स्टूडेंट्स आपके लिए क्लास यहीं पे ख़त्म है, राइट। ओल्ड स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की एक एक्सरसाइज हमारी बची हुई थी वो हम करने जा रहे हैं। हाँ जी हितैषी, पैसिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस क्यों नहीं आएंगे।